नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम प्रेमचंद जी की दुनिया का सबसे अनमोल रतन यह कहानी देखने वाले हैं। ठीक है, प्रेमचंद जी की इस कहानी को देखने से पहले इसका प्रकाशन एवं संकलन हम देखेंगे। यह कहानी नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद जी की दो कहानियाँ नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई है। एक है ईदगाह और दूसरी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो ईदगाह कहानी पर मैंने पहले ही वीडियो डाल दिया है। आज हम दूसरी कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन इसको देखेंगे। वैसे इसको लेकर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन उसमें सिर्फ ऑडियो था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वीडियो में पढ़ाइए मैडम, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के माध्यम से जुड़ सकूँ। इसीलिए आज मैं वीडियो में ये कहानी लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाशन एवं संकलन 1907 में इस कहानी का उर्दू नामक जो ज़माना, इस पत्रिका में इसका प्रकाशन कानपुर में हुआ था। और प्रेमचंद जी का जो कहानी संग्रह है सोजे वतन कहानी संग्रह में यह कहानी संकलित है। वैसे इस कहानी में ज़्यादा पात्र नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से इस कहानी में दो पात्र आते हैं। एक दिल फिगार और दूसरा है दिल फरेब। दिल फिगार यह प्रेमी है, दिल फरेब यह प्रेमिका है। वैसे प्रतीक मात्र प्रेम, प्रेमिका और प्रेमी, इस तरह का वर्णन इस कहानी में मिलता है। लेकिन प्रेम यह व्यक्तिवादी न होकर यहाँ हमें जो देश प्रेम भी दिखाई देता है। तो व्यक्तिवादी प्रेम भी है, देश प्रेम भी है, मनुष्य का प्रेम अलग भावनाओं को लेकर यहाँ चित्रित होता है। अब इस कहानी के जो विषय बन पड़ते हैं वो विषय कुछ इस तरह है। इस कहानी में आदर्श देश प्रेम का चित्रण मिलता है और जवान या जो वीर सैनिक होते हैं उनकी कुर्बानियाँ किस तरह चली जाती हैं इसका भी चित्रण मिलता है। सच्चे प्रेम की यह कथा है। तीन रत्नों की बात, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, इसमें जो बताया है शीर्षक में ही एक रतन है, लेकिन यहाँ तीन रत्नों की बात कहानी में चलती है। तो उसमें से कौन सा दुनिया का सबसे अनमोल रतन है ये हमें देखना है। प्रेम का आदर्श स्वरूप इसमें दिखाई देता है। प्रेम यहाँ कुर्बानियाँ या त्याग बलिदान की बात लेकर करता है। तो प्रेम यहाँ उच्च कोटि का आदर्श स्वरूप रूप में प्रकट होता है या उसका चित्रण होता है। अब इस कहानी की जो कथा वस्तु इसको हम देखेंगे। इस कथा में दिलफरेब यह एक सौंदर्य की देवी या सौंदर्य की रानी जिसको हम कहेंगे, जो दिल फिगार की प्रियसी है, बहुत ही बेइंतहा प्यार करता है और दिल फिगार उसे इतना सच्चा प्रेम करता है कि प्रेम की उत्कृष्ट भावना को लेकर ये कथा चित्रित आगे होती है। हमें देखना है कि आगे क्या होता है। यह एक प्रेम का अलग रूप है, आदर्श रूप है। इसमें रंच मात्र भी हमें जैसे स्वार्थ या अपना कुछ फ़ायदा दिखाई नहीं देता। अपने प्रेयसी के प्रेम को पाने के लिए जब दिल फिगार या प्रेमी दरबार में दिल फरेब के पास जाता है तो वो उसे कहती है, एक शर्त रखती है। कहती है मतलब, अगर तुम मेरे लिए क्या करना चाहते हो या क्या कर सकते हो। एक कॉमन सा प्रश्न है। कॉमन सा मतलब सर्वसामान्य प्रेयसियाँ जो अपने प्रियकर को पूछती कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो यही प्रश्न दिल फरेब ने पूछा है और दिल फिगार दरबार में दिल फरेब के पास जाता है तो उसे कहती है कि तुम अगर मुझे पाना चाहते हो तो जाओ और दुनिया के सबसे अनमोल जो चीज़ है, रत्न है, उसे लेकर मेरे पास आ जाओ। तब मैं तुम्हारा यह जो प्रेम है स्वीकार कर लूँगी, अपना लूँगी। अगर ऐसा नहीं किया तो इस दरबार में आकर अपना मुंह दिखाया तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूँगी। और ये आदेश देती है। दिल फरेब उसके बातों को, उसकी भावनाओं की कदर करते हुए उसे ये मौका देना नहीं चाहता। उसे दरबार से बाहर निकाला जाता है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उभर आते हैं। दुनिया के उस अनमोल चीज़ का नाम तो बताया होता, कुछ तो कहा होता कि यहाँ वो चीज़ मिलती है। हम जैसे बोलते हैं कि चांद तारे तोड़ कर लेकर आ जाओ। चांद तारे कहाँ पर होते हैं ये हमें पता होते हैं, तो कहाँ पर वो चीज़ रखी है ये तो बताया होता ताकि मैं वो लेकर आ जाता। कुछ भी नहीं बताया गया है। तरह तरह के प्रश्न हैं। वो कैसी दिखती है चीज़ पता नहीं है, कहाँ मिलती है पता नहीं है।
अर्थात उस अनमोल चीज़ के बारे में बताया तक नहीं है कि वो क्या है। दिल फिगार जो है वह उस चीज़ को ढूँढने के लिए या उस चीज़ को पाने के लिए बहुत सोचता है। उसकी पहचान अगर बता दी होती तो और अच्छा होता है, ऐसा उसे लगता है। उस नामुमकिन चीज़ को पाकर मैं नामुमकिन को मुमकिन कर देता या करना चाहता हूँ, लेकिन वह चीज़ है क्या? ऐसा ही एक प्रश्न है, लेकिन पता नहीं है कहाँ है। दिल फिगार अब अपने भगवान को याद कर रहा है, उस चीज़ के बारे में भगवान से प्रार्थना कर रहा है। वो उस धुंध में भूखा प्यासा नंगा अपने पाँव से नंगे बदन से इधर उधर भटक रहा है वह चीज़ पाने के लिए। भूखे प्यासे भटकने के कारण उसके संपूर्ण जो शरीर सौंदर्य है वो नष्ट हो गया है। शरीर काया जैसे बदल चुकी है, उसकी हड्डियाँ दिखाई देने लगी है। उसे लग रहा है कि कोई मददगार या कोई हाकिम अगर उसे मिल जाए तो इस चीज़ के बारे में कुछ पता चले। वह चीज़ न मिलने के कारण वह निराशा में जैसे डूब जाता है। एक दिन भटकते भटकते वह एक ऐसे ही मैदान में चला जाता है जहाँ हज़ारों लोग इकट्ठा हो गए हैं। उन हज़ारों लोगों की भीड़ में वह जाता है, तब उसमें एक काले चोर को फांसी दी जा रही है उस भीड़ में। उस चोर के हाथ पैर जंजीरों से जकड़े हुए हैं और उसे जैसे ही फांसी पर लटकाया जा रहा है या सूली पर चढ़ाया जा रहा है, उस भीड़ में से एक छोटा सा बच्चा बाहर आता है और उस बच्चे को देखकर उस पापी चोर के मन में कोई भावना जो होती है वो जाग उठती है। जब उसे फांसी लगने ही वाली होती है तब वो चोर उसे कहता है कि मेरी एक आखिरी इच्छा है, मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। अब हर किसी की आखिरी इच्छा पूछी जाती है ना फांसी देने के पहले, तो इसकी भी आखिरी जो इच्छा है पूछी जाती है। तो वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा बोलना है। उस बच्चों को पास लेकर वो चूमता है, कहने लगता है कि इस बच्चे की तरह ही मेरा मन भी बहुत ही साफ, निर्मल और स्वच्छ था। मनुष्य के बुरे और अच्छे कर्म उसको इस मुकाम तक लाकर छोड़ देते हैं। उनका पारिवारिक सामाजिक वातावरण भी उसके लिए कारणीभूत होता है। कहीं गलत काम करने के लिए की मजबूरी भी होती है। अपने आँखों से आंसू लाते हुए वह अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। जब उसके आंसू टपक रहे होते हैं तब दिल फिगार उस आंसू को अपनी मुट्ठी में झेलता है। जो दुनिया का सबसे अनमोल मोती अब उसके हाथों में रहता है। अब वो उस शहर का नाम भी यहाँ दिया गया है, उसको है मिनोस्वाद जाता है, जहाँ दिल फरेब रहती है। वहाँ जाने के बाद वह दरबार में वह पेश करता है। दिल फरेब यह देखकर खुश हो जाती है, कहती कि बेशक यह कीमती चीज़ है, लेकिन दुनिया का सबसे अनमोल रतन अभी तक तुम्हें नहीं मिला है। ये कीमती है, लेकिन इससे भी और कीमती चीज़ हो सकती है, तुम उसमें नाकामयाब रहे हो। उस दिल फरेब ने जैसा आदेश दिया था उसके अनुसार वो अपने दरबारी लोगों को या सिपाही को हुक्म देती है कि दिल फिगार को दरबार से बाहर निकाल दिया जाता है। दिल फरेब पर्दे के भीतर से बात करती है और दिल फिगार को एक और सुअवसर मिलता है, परंतु उसे अपनी प्रेयसी की एक नज़र तक देखने को नहीं मिलती, जो जिसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको रूबरू होने का उसे मौका ही नहीं मिलता। उसे लगता है कि अगर पर्दे के बाहर आकर एक नज़र देखती तो मुझे यह कार्य करने का हौसला मिलता, शक्ति मिलती, ताकत मिलती। अब वह उस शून्य पर आकर खड़ा है जहाँ से उसने फिर से शुरुआत की थी या पहले शुरुआत की थी। अब वहीं से उसको शुरुआत करनी है। अब वो वही जैसे पहले था वैसे पैदल पहाड़ जंगलों में वो कीमती चीज़ ढूंढने लग जाता है। कहाँ कहाँ नहीं भटकता, हर तरफ भटकता रहता है। एक रोज़ वो भटकते हुए शाम के समय नदी के किनारे सो रहा था। जब उसकी नींद खुलती है तो उसके सामने एक दृश्य दिखाई देता है। उस नदी के किनारे पर एक चिता सजाई जा रही है और उस चिता पर एक युवती जो अपने 16 श्रृंगार की हुई और वो मर गई है। उसकी चिता वहाँ सजाई हुई है और उस मरी हुई स्त्री के बहुत सारे श्रृंगार किए हुए हैं। उसी के पैरों पर सिर रखकर उसका साथी या उसका जो हमसफ़र था वो उसका अंतिम दर्शन कर रहा है। हज़ारों लोगों के सामने अंतिम जो संस्कारों के साथ उस स्त्री की चिता को आग दी गई या उसको जलाया गया, उस चिता की राख ही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, ऐसा इसको लगता है। और वह उस राख को लेकर या उसके पीछे एक धारणा है कि
प्रेमियों के सच्चे और अंतिम जो प्रेम का यह अंतिम जो प्रमाण है, ऐसा उसे लगता है। जो सती का स्वरूप है, श्रृंगार करके मर गई है, उसकी चिता को अग्नि दी जाएगी। जो हमसफ़र के पहले पैर पड़ती थी, मरने के बाद वही हमसफ़र उसके दर्शन ले रहा है, ऐसा उसे लगता है। और प्रेम का स्वरूप है, इस चिता के राख से पता चलता है, ऐसा वो सोचता है। अब वह दिलफिगार उस चिता की मुट्ठी भर राख लेकर दोबारा दिलफरेब के दरबार में आ पहुंचता है। इस बार वह पूर्ण विश्वास के साथ आया हुआ है कि उसे लगता है यही दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। उसकी हिम्मत बढ़ गई है। दिलफरेब कहती है कि बेशक यह अनमोल चीज़ है, लेकिन अभी भी दुनिया के सबसे अनमोल चीज़ के पास तुम पहुंच नहीं पाए हो, और इसमें भी तुम नाकामयाब रहे हो। वह खेद करती है और व्यक्त करते हुए कहती कि मुझे विश्वास है कि तुम इस कार्य में सफल ज़रूर होगे, और इतना कहकर वो जाने के लिए तैयार होती है। इस बार वह उसे थोड़ी सी उसकी झलक दिखाई देती है। जैसे ही झलक देखता है, उसके स्वप्न में वो खो जाता है। जब दरबार के लोग उसे बाहर खींचते हुए निकाल देते हैं, तब उसका ख्वाब जो है टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी प्रेयसी बहुत ही निष्ठुर है, निर्दयी है, मेरी बातों को मानती ही नहीं है। उसकी इच्छा कितनी बड़ी है, मैं उस चीज़ को पूर्ण ही नहीं कर पा रहा हूँ। उसने बताया होता कि मुझे ये ला कर दो, तो मैं ला कर देता, लेकिन ऐसी चीज़ ढूंढने में बहुत समय जा रहा है, बहुत कोशिश लग रही है, और उसके शरीर का तो बेहाल हो गया है, क्योंकि एक झलक देखकर उसे बाहर कर दिया जाता है। वो निर्दयी है। फिर वह दोबारा उस चीज़ को पाने के लिए इधर उधर भटक रहा है। उसको कुछ बुजुर्ग सलाह देते हैं कि अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम हिंदुस्तान चले जाओ, क्योंकि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है, और हिंदुस्तान में सबसे अनमोल रत्न आपको मिल जाएंगे। तो इसको लगता है सच में हिंदुस्तान में मिले, तो हिंदुस्तान की ओर वो चलता है। जैसे पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान या सारा मैदान वो व्यापता है और पूर्ण करता है। इसके लिए बहुत सारे दिन, रातें, शामें उसको निकालनी पड़ती है, और एक जगह, एक किनारे पर अपनी ठंडा पानी पीकर अपनी थकान दूर करना चाहता था। और इस तरह कितनी रातें, शामें गुजर कर वो हिंदुस्तान एक दिन पहुंच जाता है। ऐसे जगह पर आता है जहां युद्ध से भरा हुआ मैदान है। सैनिकों की लाशें पड़ी हुई है ज़मीन पर, और कोई अर्धमरे हाल में है, कोई सिसक रहा है, कोई कराह रहा है। इस तरह डरावना दृश्य, मृत्यु का तांडव वो अपने आँखों से देख रहा है। वो दृश्य देखता है, वहाँ बहुत सारा खून बहाया हुआ है, मरे हुए लाशों पर पंछी आकर चोंच मार रहे हैं। एक सिपाही की आवाज़ उसे आती है, उसका नाम है जवां मर्द। जवां मर्द, और उसके हाथ में वह तलवार अभी भी है। सिपाही को लगता है कि दिलफिगार उसका दुश्मन है, लेकिन दिलफिगार उसे बताता है कि मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ, जो भूला भटकता हुआ यहाँ आया हूँ। यहाँ क्या हुआ है और यह सब कैसे हुआ है, ऐसा वो सिपाही को बहुत सारे प्रश्न करता है। सिपाही कहता है कि मेरे इस खून से भरे जगह पर तुम बैठ जाओ, यही एक ज़मीन है जो अब मेरे पास बाकी है। बाकी सब तो लूट गया है, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया है। अब मौत के सिवा कुछ नहीं बचा है। हमारे बाप दादा का देश अब हमारे हाथ से निकल गया है। सिपाही कहता है कि किसकी दुश्मनी करने से तो अच्छा ही है कि हम मौत को गले लगाए, वीर गति को प्राप्त करना चाहिए। राजपूत अपने देश के लिए बहादुर से जान देते हैं। तुम देखते जाओ, इस तलवार के घाट पर वे उतर रहे हैं। ऐसा कहते हुए वो मुस्कुराते हुए सिपाही अपनी जान उसके सामने, दिलफिगार के सामने दे देता है। उस सिपाही के सिर से जो खून की बूंदें गिर रही हैं, उस खून के आखिरी बूंद को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहा गया है। उस आखिरी बूंद को लेकर वह फिर से एक बार दिलफरेब के दरबार में आ जाता है। जो सिपाही अपने वतन के लिए आखिरी सांस तक नौचावर कर देते हैं, उस सिपाही के अंतिम क्षणों में जो निकला हुआ खून, उसकी बूंदें जो लेकर वो दरबार में उपस्थित होता है, उसके खून का एक एक कतरा जो वतन के काम आता है, वही खून दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। दरबार में आने के बाद दिलफरेब की मेहंदी से सजे हथेलियों पर वह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न
रख देता है, दिल फ़रेब अब बहुत खुश हो जाती है। यही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। अंत में इस दृश्य के साथ उन दोनों का मिलन हो जाता है। खून का एक आखिरी कतरा जो वतन के काम आ जाए, वही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, ऐसा लेखक ने अंतिम पंक्ति में कहा हुआ है। ठीक है, दिल फिगार ने लाए हुए 3 प्रमुख चीज़ें कौन सी हैं, ये प्रश्न आ सकता है। तो उसमें एक है चोर के आंसू, जो पश्चाताप के आंसू हैं। दूसरा है प्रेमियों के चिता की राख, जो पवित्र प्रेम होता है उसका प्रमाण। सिपाही के आखिरी खून की बूंद, जो देश प्रेम है। इसमें एक पश्चाताप है, पवित्र प्रेम है और देश प्रेम है। ये 3 अनमोल रतन लेखक ने इस कहानी में बताए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, आपकी नज़र में दुनिया का सबसे अनमोल रतन क्या हो सकता है, ये अलग हो सकता है, लेकिन लेखक की नज़र में दुनिया के सबसे अनमोल रतन जवानों का खून है, या उनकी कुर्बानी, या उनका जो दान त्याग होता है, बलिदान होता है, उसका प्रमाण है। तो आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे, और आप लोगों को किस रचना पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा दूसरा भी चैनल है डॉक्टर वर्षा मौर्य पावड़े, इसी नाम से। उसको सिर्फ देवनागरी लिपि में आपको सर्च करना है, उस पर मेरी फ़ोटो आपको मिलेगी, मेरा नाम भी मिलेगा। तो वो भी चैनल सब्सक्राइब किए बिना रहना नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए ज़रूर, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकती हूँ। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।